नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज इंडियन हिस्ट्री का ये 27वां लेक्चर है और इसमें हम यहाँ पे मध्यकालीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक अब चर्चा करने वाले हैं और वो है मुगल वंश। मुगल वंश का संस्थापक था बाबर, जिसने भारत में मुगल वंश की स्थापना की। तो आज हमारा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा बाबर। बाबर के बारे में हम पूरे डिटेल्स में अध्ययन करने वाले हैं। किस प्रकार बाबर भारत में आकर मुगल वंश की स्थापना करता है और ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि बाबर को भारत में आकर मुगल वंश की उसने नींव डाली। क्यों बाबर को अपना साम्राज्य छोड़कर, अपना राज्य छोड़कर भारत में आना पड़ा। तो ये पूरे डिटेल्स में हम जानेंगे। बाबर के शासनकाल की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थे, जो भी महत्वपूर्ण युद्ध थे, वो पूरे हम डिटेल्स में इस वीडियो में दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो मुगल साम्राज्य या मुगल वंश का आज ये फर्स्ट लेक्चर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है, महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है पूरे मुगल वंश को समझने के लिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, बाबर जो कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, इसका जन्म होता है 1483 ईस्वी में। और बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा, जो कि तैमूर वंश से संबंधित था। तैमूर जो कि एक तुर्क था, इसके बारे में मैंने आपको बता रखा है। क्योंकि बाबर की माता का नाम था कुतलुग निगार खानम, जो कि चंगेज खान की वंशज थी। चंगेज खान, और चंगेज खान क्या था? तो ये था मंगोल। तो इससे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाबर था, बाबर का पिता तुर्क था और इसकी माता मंगोल थी। तो बाबर तुर्कों और मंगोलों का मिश्रण था। बाबर की दादी का नाम था एहसान दौलत बेगम। बाबर का राज्याभिषेक होता है 1494 ईस्वी में। मात्र 12 वर्ष की उम्र में यह फरगना की गद्दी पर बैठ जाता है। फरगना जो कि ट्रांस अक्सियाना का क्षेत्र है, उज्बेकिस्तान का क्षेत्र है, उसकी एक छोटी सी रियासत हुआ करती थी फरगना, जिसका शासक बन जाता है बाबर मात्र 12 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में। अब 1494 ईस्वी के बाद ऐसा क्या होता है कि बाबर को भारत की ओर रुख करना पड़ता है। बाबर भारत में आकर मुगल वंश की स्थापना करता है। तो इसके बारे में मैप के माध्यम से हम यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ये है दोस्तों यहाँ पे मैप, जिसके माध्यम से मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि जब बाबर फरगना की गद्दी पर बैठता है, तो जो बाबर का साम्राज्य था उस समय वहां पे क्या स्थिति ऐसी रही होगी कि जिसके कारण बाबर को भारत की ओर रुख करना पड़ता है, भारत की ओर अपने कदम बढ़ाने पड़ते हैं और बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो इसके पीछे क्या कारण था, इसको यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं। ये आप मैप में देख सकते हैं। ये है ईरान, ये है उज्बेकिस्तान, ये क्षेत्र ट्रांस अक्सियाना का क्षेत्र कहलाता था। और इस संपूर्ण क्षेत्र में ईरान के शासक तैमूर का शासन था और तैमूर का ही वंशज है बाबर। जब तैमूर की मृत्यु हो जाती है, तो ये जो तैमूर का साम्राज्य था ये बिखरने लग जाता है और इस तैमूर के साम्राज्य में कई विदेशी ताकतें आक्रमण करती है और इस साम्राज्य की ओर अपने कदम बढ़ाती है। इधर जिधर ये ट्रांस अक्सियाना का क्षेत्र था, इसमें उज्बेक जो कि क्या हुआ करते थे? मंगोल हुआ करते थे। इन्हें उज्बेक भी कहा जाता है। तो इधर ये अपना अधिकार करने लग जाते हैं। ईरान के पश्चिम से यहाँ पे एक नए वंश, सफवी वंश का उदय हो जाता है। सफवी वंश ये ईरान की ओर बढ़ जाते हैं। जो सफवी वंश थे ये थे शिया, जबकि जो उज्बेक थे, मंगोल, ये थे सुन्नी। अब इनके मध्य आपस में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। एक और यहाँ पे नई राजनीतिक शक्ति इधर से पश्चिम से, जो कि ओटोमन तुर्क थे, वो यहाँ पे उनका उदय हो जाता है और इधर से वो तैमूर के साम्राज्य की ओर बढ़ने लग जाते हैं। जबकि जो तैमूर के वंशज है, बाबर के पूर्वज, वो यहाँ पे इस क्षेत्र पर, उज्बेकिस्तान क्षेत्र पर शासन कर रहे हैं। लेकिन ये आपस में ही आपसी संघर्ष में अभी लड़ रहे हैं आपस में। इनको ये ज्ञात ही नहीं है कि इधर से सफवी वंश आ चुका है, ऊपर से मंगोल आक्रमण कर रहे हैं, उज्बेक आक्रमण कर रहे हैं और उधर से ओटोमन तुर्क इनके साम्राज्य पर आक्रमण कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पे बाबर का जन्म होता है और बाबर उज्बेकिस्तान या ट्रांस अक्सियाना की एक छोटी सी रियासत फरगना का शासक बन जाता है 1494 ईस्वी में। जब वो शासक बनता है तो इस समय जो, क्योंकि बाबर स्वयं तैमूर का क्या था, वंशज था,
और तैमूर के जितने भी वंशज थे ये आपस में लड़ रहे थे। तो बाबर ने भी क्या किया, अपने चाचा से समरकंद को छीन लिया। इसका चाचा समरकंद का शासक था, तो बाबर ने सर्वप्रथम अपने चाचा से समरकंद को छीन लिया था, लेकिन समरकंद भी उसके हाथ से चला जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि जब बाबर यहाँ पे शासन कर रहा था तो बहुत सारी विदेशी ताकतें यहाँ पे, देखो उज्बेक यहाँ पे इस क्षेत्र पर अपना साम्राज्य क्या करने लग गए हैं, बढ़ाने लग गए हैं, अपना अधिकार करने लग गए हैं। तो बाबर को यहां से भागकर कहां जाना पड़ता है, अफगानिस्तान की ओर, और यहां पर काबुल पर वो क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। काबुल पर दोस्तों वो 1504 में अधिकार करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि बाबर ने काबुल पर कब अधिकार किया, 1504 ईस्वी में, और काबुल को वो अपने राजधानी बना देता है। तो यहां तक आपको ये समझ आ गया होगा कि बाबर को फरगना को छोड़कर काबुल पर अपनी राजधानी क्यों बनानी पड़ी, क्योंकि उस क्षेत्र में बहुत सारी विदेशी ताकतें, उज्बेक या जिन्हें मंगोल भी कहा जाता है, उधर से सफी वंश और उधर से ओटोमन तुर्क साम्राज्य उधर से विस्तार कर रहा था। तो बाबर अफगानिस्तान की ओर आ गया। अब यहां से यह होता है कि यहां से इसके लिए पाकिस्तान और इंडिया क्या हो गया, नजदीक हो गया, क्योंकि ये पूरा इंडिया था पहले, पाकिस्तान जो वर्तमान में है वो इंडिया का ही हिस्सा था। तो यहां से बाबर को नजदीक पड़ गया, जिससे उसको भारत में साम्राज्य विस्तार करने में काफी मदद मिली। अब आगे मैप में देखते हैं, यहाँ पे देखो ये है अभी जब 1525 में, जब अभी पानीपत का युद्ध नहीं हुआ है, बाबर अभी दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना नहीं कर पाया है। तो उससे पहले जो बाबर का साम्राज्य था वो इस प्रकार से था, क्योंकि इस बीच 1519 में बाबर भारत पर प्रथम आक्रमण कर देता है, जो कि पाकिस्तान का ये क्षेत्र है, पंजाब का ये क्षेत्र है। यहाँ पर भेरा का किला था, वहां पर बाबर प्रथम आक्रमण करता है भारत में और उसको अपने कब्जे में लेता है। तो 1525 से पूर्व की स्थिति आप देख सकते हैं कि सिर्फ बाबर का जो साम्राज्य है ये काबुल है, यहाँ पर अभी उसकी राजधानी है, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है, इधर ये उसका पूरा क्या है, साम्राज्य फैला हुआ है, ये भारत का पंजाब का हिस्सा आ चुका है, जिसमें भेरा का किला भी शामिल है। तो 1525 के बाद जब 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, तो उसके बाद 1526 में दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है, बाबर का अधिकार हो जाता है, और इस प्रकार से भारत में मुगल वंश की नींव पड़ती है। तो उम्मीद करते हैं कि मैप के माध्यम से आपको अच्छे से यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब लौटते हैं दोस्तों अपनी पीडीएफ की ओर। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था कि बाबर ने समरकंद को अपने चाचा से छीना जैसे ही बाबर शासक बन जाता है उसके कुछ समय बाद, और 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर अधिकार किया, वर्तमान अफगानिस्तान में है, और काबुल को इसने अपनी राजधानी बनाई है। महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद अब देखो अफगानिस्तान से जो भारत का क्षेत्र है वो नजदीक पड़ चुका है। तो 1519 में बाबर ने सर्वप्रथम भारत पर अपना पहला आक्रमण किया, और वो आक्रमण किया इसने भेरा के किले पर। ये वर्तमान पाकिस्तान पंजाब क्षेत्र में स्थित था। तो 1519 में बाबर भेरा के किले को जीत लेता है और यहाँ पर अपने अधिकारियों को बिठाकर काबुल की ओर लौट जाता है। अब यहाँ पे आपको एक और बात ध्यान देनी होगी कि इस समय दिल्ली का सुल्तान कौन है, दिल्ली सुल्तान, तो वो है इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। जबकि एक और महत्वपूर्ण यहाँ पे शासक या गवर्नर आप कह सकते हैं, पंजाब का गवर्नर, ये स्वतंत्र था, ठीक है, इसका नाम था दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी। तो दौलत खान लोदी क्या करता है, जब बाबर भेरा के किले को 1519 में जीत लेता है तो ये काबुल की ओर लौट जाता है, और जैसे ही बाबर काबुल की ओर लौट जाता है दौलत खान लोदी भेरा के किले पर अपना अधिकार कर लेता है, और वहां पर बाबर ने जो अपने अधिकारी बिठाए हुए थे उनको वहां से खदेड़ देता है। तो भेरा का किला भी बाबर के हाथों से चला गया। इस पर किसका अधिकार हो गया है, दौलत खान लोदी का। 1520 ईस्वी में पुनः बाबर वापस लौटता है और पुनः भेरा के किले पर अपना कब्जा कर लेता है, और फिर और आगे बढ़कर ये सियालकोट किले पर भी अपना अधिकार कर लेता है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दौलत खान लोदी पंजाब का गवर्नर था, स्वयं एक स्वतंत्र गवर्नर था, ये स्वतंत्र शासक था, इसको भी अपना साम्राज्य बढ़ाना होता है। और
इसने क्या किया, अपने पुत्र को भेजा। इसके पुत्र का नाम था दिलावर खां। अपने पुत्र को ये बाबर के पास भेजता है संदेश लेके कि वो दिल्ली सल्तनत पर आक्रमण करे, दिल्ली सुल्तान पर आक्रमण करे। और दिल्ली सुल्तान उस समय कौन है, इब्राहिम लोदी। बहुत सारे इतिहासकारों का ऐसा भी मानना है कि जो उस समय मेवाड़ के शासक थे राणा सांगा, उन्होंने भी बाबर को निमंत्रण दिया था कि वो दिल्ली सुल्तान इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे। क्योंकि पूर्व में मैंने आपको जब इब्राहिम लोदी के बारे में बताया था, वहां पर मैंने एक युद्ध के बारे में चर्चा की थी कि राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य भी युद्ध होता है, जिसमें राणा सांगा जीत जाता है। लेकिन कुल मिला के राणा सांगा की भी दुश्मनी रहती है इब्राहिम लोदी से। लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसका खंडन करते हैं कि ऐसा कोई विवरण कहीं देखने को नहीं मिलता है। और बहुत सारे इतिहासकारों का मानना था कि राणा सांगा भी निमंत्रण देता है बाबर को कि वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे। तो दौलत खान लोदी ने तो दिया था, ये पंजाब का गवर्नर था, ठीक है। इसने अपने पुत्र को बाबर के पास भेजा था और कहा था कि वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे। अब आता है दोस्तों वो युद्ध जिसने भारत का इतिहास ही बदलकर और भारत का भविष्य ही बदलकर रख दिया था। इस युद्ध का नाम था पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के मध्य, तो बाबर जो कि मुगल था और इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य। इब्राहिम लोदी इस समय दिल्ली का शासक हुआ करता था, लोदी वंश का शासक था। दिल्ली सल्तनत में अभी लोदी वंश का साम्राज्य था जिसका शासक था इब्राहिम लोदी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। इस युद्ध का परिणाम निकलता है बाबर विजयी हो जाता है और इब्राहिम लोदी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इब्राहिम लोदी इसमें मारा जाता है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था दोस्तों इब्राहिम लोदी, जो कि रणभूमि में किसी युद्ध में मारा गया था। अब तक दिल्ली सल्तनत, मैंने आपको दिल्ली सल्तनत कंप्लीट पढ़ा दिया है। दिल्ली सल्तनत में इब्राहिम लोदी के अलावा ऐसा कोई शासक नहीं है जो कि रणभूमि में मारा गया हो। तो इब्राहिम लोदी यहाँ पे मारा जा चुका है। इब्राहिम लोदी, देखो इब्राहिम लोदी की जो सेना थी वो कई गुना ज्यादा थी। इब्राहिम लोदी की सेना में लगभग 1 लाख से अधिक सैनिक थे ऐसा माना जाता है, जबकि बाबर की सेना में मात्र 12,000 सैनिक थे। लेकिन फिर भी बाबर विजयी हो जाता है। क्यों होता है बाबर विजयी? बाबर की युद्ध नीति, बाबर की जो कुशल युद्ध नीति थी उसके कारण बाबर को यहाँ पे सफलता मिलती है। क्या थी बाबर की युद्ध नीति? तो एक तो इसने उज्बेक पद्धति, जिसको तुगलमा नीति भी कहा जाता है, इसका उसने प्रयोग किया और उज्बेक पद्धति से इसने अपनी फौज बिछाई। प्रश्न बनता है कि बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध में अपनी फौज किस पद्धति से बिछाई? तो वो थी उज्बेक पद्धति, जिसको तुगलमा नीति भी कहा जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जैसे ये मैदान है, यहाँ पर क्या होना है, युद्ध होना है, और इधर क्या है, ये पहाड़ी क्षेत्र है। तो बाबर क्या करता है, इधर ये दुश्मन की फौज है और वैसे भी जो इब्राहिम लोदी थी इसकी ये फौज थी लोदी की, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं। और ये है यहाँ पे बाबर की सेना। तो लोदी की विशाल सेना, बाबर की छोटी सेना। बाबर क्या करता, अपनी सेना को कुछ टुकड़ी, सेना ही कुछ टुकड़ी यहाँ पे रखता था और जो अन्य सैनिक थे, अन्य सैन्य टुकड़ियां, उनको इधर से पहाड़ियों में छुपा देता था, ये इस प्रकार से। तो ये एक अर्धचंद्राकार रूप ले लेती ये सेना। और जैसे ये सेना अंदर आक्रमण करती इस सेना पर, तो ये सेना इधर से इन पर पीछे से वार कर देती, पीछे से आक्रमण कर देती थी, जिसके कारण लोदी की सेना चारों ओर से घिर गई और बाबर की सेना ने लोदी की सेना को पराजित किया। तो जो कुल मिला के अर्धचंद्राकार रूप में इसने दुश्मन फौज को घेरा था, अर्धचंद्राकार रूप में अपनी सेना को इसने बिछाया था, जिसे कहा जाता है उज्बेक पद्धति या तुगलमा नीति। और इस युद्ध में इसने तोप खाने का भी प्रयोग किया था। ये क्या करता, ऐसा यहाँ पे इस प्रकार से ये तोप रखता था और इनको आपस में रस्सियों से बांध देता था। तो तोपों को जो बिछाने की पद्धति थी उसे रोमी पद्धति या उस्मानिया पद्धति कहा जाता है, या इसे दोस्तों ऑटोमन पद्धति भी कहा जाता है, क्योंकि इस रोमी पद्धति या उस्मानिया पद्धति का जो प्रयोग हुआ था, इस पद्धति का प्रयोग ओटोमनों ने ईरान पर जब उन्होंने आक्रमण किया था, ओटोमनों ने, तो इस पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया था। तो इसलिए इस उस्मानिया पद्धति को ओटोमन पद्धति या रूमी पद्धति के नाम से भी जाना जाता है, जिस पद्धति से बाबर ने अपने तोपखाने बिछाए थे।
इसके 2 कुशल तोपची हुआ करते थे, जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा खां। और जब बाबर पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है तो वो उपाधि धारण करता है कलंदर की उपाधि, क्योंकि इस युद्ध के जीत के पश्चात वो काबुल के लोगों को उसने चांदी के सिक्के बांटे थे, ऐसा इतिहासकार मानते हैं, और वहां के लोगों ने इसे कलंदर की उपाधि दी थी। तो पानीपत का प्रथम युद्ध का परिणाम क्या हो जाता है? भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है और दिल्ली पर अभी किसका शासन आ चुका है? अब मुगल वंश का, और मुगल वंश का शासक है बाबर। अब यहाँ पे देखो कि पानीपत के युद्ध में बाबर ने बारूद का प्रयोग तो किया था, लेकिन इससे पहले जो इसने भेरा के किले पर जब आक्रमण किया था तो उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब मैंने भारत पर आक्रमण किया, भेरे के किले को जीता, तो सर्वप्रथम मैंने बारूद का प्रयोग इस किले को जीतने में किया था। तो भेरा के किले को जीतने पर भी बाबर ने यहाँ पर बारूद का प्रयोग किया था, और यह सबसे बड़ी सफलता का कारण था बाबर की विजय का, जो उसकी तोपखाने थे जो वो बारूद का प्रयोग करता था। उसके बाद अभी सिर्फ क्या है, इसकी स्थापना हुई है मुगल वंश की, लेकिन मुगल वंश जो साम्राज्य फैल जाता है, ये जो इसके अन्य युद्ध हैं, खानवा का युद्ध इनमें से सबसे महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था बाबर का। खानवा का युद्ध होता है 1527 में राणा सांगा व बाबर के मध्य। अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बताया था कि बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि जो राणा सांगा था, राणा सांगा मेवाड़ का शासक, वीर शासक, महान राजपूत शासक, और आप सभी जानते हैं कि राजपूत वीर हुआ करते थे। तो बहुत सारे इतिहासकार मानते थे कि राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिया था, और इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के संबंध भी अच्छे नहीं थे। तो राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण भेजा था कि वो इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करे, और राणा सांगा ने सोचा था कि बाबर आक्रमण करके वापस काबुल लौट जाएगा या पंजाब का जो क्षेत्र उसने जीत रखा है उसी पर वो सीमित रह जाएगा, वो दिल्ली पर कभी भी गद्दी पर नहीं बैठेगा, ऐसा राणा सांगा सोचता था। लेकिन कुछ इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को निमंत्रण नहीं दिया था। यह है इतिहास का मुद्दा। अब यहाँ पे देखते हैं कि खानवा का युद्ध में हुआ क्या था। तो राणा सांगा एक काफी वीर शासक था, और राणा सांगा की विजय के चर्चे इतने ज्यादा थे कि बाबर जब राणा सांगा पर आक्रमण करने की तैयारी कर रहा था तो बाबर के जो सैनिक थे उनका मनोबल टूट जाता है। मनोबल क्यों टूट जाता है? क्योंकि राणा सांगा की विजय की चर्चा और राजपूत कितने वीर होते थे, ये चर्चा उनके सैनिकों के मध्य होने लग गई थी, जिसके कारण बाबर के जो सैनिक थे उनका मनोबल टूट जाता है। तो बाबर ने क्या चाल चली? बाबर ने इस युद्ध में जिहाद का नारा दिया। तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? वो दिया था खानवा के युद्ध में। अब यहाँ पे एक किस्म से ये धार्मिक लड़ाई हो चुकी है कि हम अपने धर्म के लिए लड़ रहे हैं, और इस कारण इसके जो सैनिक थे उनके अंदर एक अलग ही जोश, अलग ही जुनून पैदा हो गया। दूसरा, इसने खुद को सच्चा मुसलमान साबित करने हेतु मदिरा पान त्याग दिया। सारी मदिरा की जो वो घड़े थे उसने वो तोड़ डाले थे, और मदिरा पान इसने त्याग दिया था इस समय खानवा के युद्ध में। और फिर होता वही है, परिणाम क्या निकलता है कि जो राणा सांगा की विशाल सेना थी वो पराजित हो जाती है बाबर की सेना के सामने, और बाबर इसमें विजयी हो जाता है। अब यहाँ पे उत्तरी भारत में अधिकांश जो हिस्सा था, अधिकांश जो क्षेत्र था, वो बाबर के साम्राज्य का हिस्सा बन चुका था। और खानवा युद्ध के बाद बाबर को कौन सी उपाधि दी गई? गाजी की उपाधि दी गई। ये खानवा का युद्ध एक और बात से दोस्तों महत्वपूर्ण इसलिए था क्योंकि इस खानवा के युद्ध में राणा सांगा अकेले नहीं लड़ रहे थे। राणा सांगा का साथ किस किसने दिया? राणा सांगा का साथ या जो संयुक्त रूप से सेना लड़ी थी बाबर से, इसमें था महमूद लोदी। महमूद लोदी, महमूद लोदी कौन था? ये था इब्राहिम लोदी का भाई। इसने सोचा था कि कौन जाने बाबर पराजित हो जाए और फिर दिल्ली पर पुनः लोदी वंश की स्थापना हो जाए। एक था महमूद लोदी, दूसरा था हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती, ये था मेवात का शासक। तीसरा था यहाँ पे मेदनी राया। मेदनी राया ये राणा सांगा का मित्र था, ये मालवा का शासक था। और चौथा था आलम खान।
इन चारों ने किसका साथ दिया था? राणा सांगा का साथ दिया था। और इन सब की सेना संयुक्त रूप से लड़ रही थी बाबर की सेना के साथ, लेकिन बाबर इस युद्ध में विजयी हो जाता है। उसके बाद खानवा के युद्ध के बाद ऐसा होता है कि जो राणा सांगा थे ये मैदान से कुछ समय के लिए चले जाते हैं ताकि वो पुनः बाबर पर आक्रमण कर सकें। लेकिन ऐसा माना जाता है कि राणा सांगा के जो अपने ही उनके सामंत हुआ करते थे, उन्होंने उनको जहर देकर मार दिया था। उसके बाद होता है चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध होता है बाबर व मेदिनी राय के मध्य। वही मेदिनी राय जो कि राणा सांगा के मित्र थे, और ये मेदिनी राय कहाँ के शासक थे? मालवा के शासक, और ये भी एक राजपूत शासक थे, वीर शासक। तो मेदिनी राय के मध्य और बाबर के मध्य जब चंदेरी का युद्ध होता है तो इस युद्ध में भी परिणाम क्या निकलता है? बाबर विजयी हो जाता है। और ये चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। ये आपको नोट करना है। तो अब आप देख सकते हैं कि संपूर्ण जो राजपूताना है उसके जो महान शासक हुआ करते थे राणा सांगा, मेदिनी राय, ये युद्ध में पराजित हो चुके हैं। और जो अन्य छोटी छोटी रियासतें थी राजपूताना की, राजपूत शासकों की, उन पर बाबर अधिकार कर लेता है। तो बाबर ने संपूर्ण उत्तरी भारत में जो राजपूताना था उसके अधिकांश क्षेत्र पर अपना साम्राज्य विस्तृत कर लिया था। उसके बाद एक अन्य युद्ध होता है घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर और अफगानों के मध्य। अफगान पुनः अपने साम्राज्य की स्थापना को लेकर संघर्ष कर रहे थे। तो बाबर और अफगानों के मध्य घाघरा का युद्ध होता है 1529 में। ये घाघरा का युद्ध कहाँ होता है? ये होता है बिहार में। बिहार में जो घाघरा नदी है उसके तट पर होने के कारण इस युद्ध का नाम क्या पड़ता है? घाघरा का युद्ध। क्योंकि जो बिहार क्षेत्र था वो अफगानों के अधीन था, और जो बंगाल क्षेत्र था, बंगाल का शासक, क्योंकि बंगाल का शासक इस समय अफगानों की मदद करता है। बंगाल का शासक, बंगाल के शासक का नाम था नुसरत शाह। नुसरत शाह। और अफगान सेना का नेतृत्व करता है महमूद लोदी। इस युद्ध में परिणाम क्या निकलता है? तो परिणाम दोस्तों वही है, बाबर इसमें भी विजयी। बाबर इस युद्ध में भी विजयी हो जाता है और ये अफगानों को पराजित करके और ऊपर से बंगाल के शासक नुसरत शाह को भी पराजित करके अपना साम्राज्य बिहार और बंगाल तक फैला देता है। तो देखो घाघरा का युद्ध जो 1529 में लड़ा गया, कहीं ना कहीं जो अफगानों का संघर्ष बढ़ रहा था उसको कुछ समय के लिए विराम मिल जाता है, कुछ समय के लिए बाबर निश्चित हो जाता है। लेकिन 1529 के बाद बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। अब यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम चर्चा करते हैं जहां से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। बाबर की आत्मकथा है, स्वयं बाबर ने लिखी है, उसका नाम है तुजुक ए बाबरी। तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। बाबर ने तुजुक ए बाबरी में कृष्णदेव राय को महान राजा बताया है। कृष्णदेव राय कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के महान शासक कृष्णदेव राय। जब मैं आपको विजयनगर साम्राज्य के बारे में बता रहा था वहां पे मैंने कृष्णदेव राय के बारे में डिटेल चर्चा की थी, और उसी वीडियो में मैंने ये भी बताया था कि कृष्णदेव राय को बाबर ने महान शासक बताया है अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी में। इसी तुजुक ए बाबरी के अनुसार जब बाबर यहाँ पे शासन कर रहा था दिल्ली में, तो उस समय भारत में 5 मुस्लिम राज्य हुआ करते जो शक्तिशाली राज्य थे। इनमें एक तो दिल्ली आ गया, दिल्ली क्योंकि दिल्ली पर स्वयं मुगल शासन कर रहे हैं। दूसरा है गुजरात, इस गुजरात शासक के साथ हुमायूं का संघर्ष होता है। तीसरा था यहाँ पे मालवा। उसके बाद चौथा था यहाँ पे बहमनी साम्राज्य, ये दक्षिण में था, ठीक है। और जो 5वां था दोस्तों ये था बंगाल। तो ये 5 मुस्लिम राज्य उस समय थे बाबर के शासन काल के दौरान, बाबर के समकालीन। जबकि 2 महान हिंदू राज्य, 2 शक्तिशाली हिंदू राज्य आप इन्हें कह सकते हैं, एक था मेवाड़ और दूसरा था विजयनगर। और विजयनगर का शासक बाबर का समकालीन जो था उसका नाम था कृष्णदेव राय, जिसका उल्लेख तुजुक ए बाबरी में देखने को मिलता है। और कृष्णदेव राय को ही बाबर ने महान राजा बताया है। उसके बाद इस बाबरनामा का कई बार क्या होता है,
जो ये तुजुक ए बाबरी है, बाबर की आत्मकथा, इसको बाबरनामा भी कहा जाता है। तो इसका कई अनुवाद किया जाता है। तुर्की से इसका अनुवाद होता है फारसी में। अकबर के समय अकबर ने इसका फारसी अनुवाद कराया था पायदा खां से। तो तुर्की भाषा से तुजुक ए बाबरी का अनुवाद फारसी में किसने कराया? अकबर ने कराया। लेकिन किया किसने? कराया किससे? पायदा खां से कराया था। क्योंकि अकबर क्या था? अकबर तो स्वयं अनपढ़ था, अकबर पढ़ा लिखा नहीं था। उसके बाद बाबरनामा का फारसी अनुवाद तो हो चुका है, पायदा खां इसका फारसी अनुवाद कर चुका है। और इस बाबरनामा का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था? लीडन, अर्स्किन और एल्किंग ने बाबरनामा का फारसी से अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसी तुजुक ए बाबरी में बाबर ने अपनी आत्मकथा में लिखा था कि मेरा शरीर मेरी मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए, क्योंकि काबुल में ही उसने अपनी राजधानी बनाई थी सर्वप्रथम। लेकिन जब इसकी मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो इसका शरीर कहाँ दफनाया जाता है? आराम बाग यानी आगरा में, जो इसने वो आराम बाग बनाया था। लेकिन जब अकबर शासक बनता है तो अकबर ने इसकी आत्मकथा का अनुवाद कराया फारसी में, तुर्की से फारसी में। और अकबर ने जब इसकी आत्मकथा पढ़ी या उसने सुनी, क्योंकि अकबर पढ़ा लिखा नहीं था, तो इससे अकबर को ज्ञात हुआ कि बाबर ने इसमें यह लिखा हुआ है कि उसका शरीर उसकी मृत्यु के बाद कहाँ दफनाया जाए? काबुल में दफनाया जाए, ये उसकी इच्छा थी। तो इसलिए अकबर क्या करता है? इसकी अस्थियों को आगरा से काबुल ले जाता है और वहां उनको दफना देता है। तो ये कार्य किसने किया था? अकबर ने किया था। तो प्रथम जो बाबर की अस्थियां दफनाई गई थी वो आगरा में दफनाई गई थी, लेकिन बाद में पुनः वो जो कि बाबर की अंतिम इच्छा थी उन्हें काबुल में दफनाया जाता है। एक महत्वपूर्ण तथ्य है आराम बाग या नूरे अफगान जिन्हें कहा जाता है, इनका निर्माण किसने कराया? तो इनका निर्माण कराया था बाबर ने। किस विधि से? तो ज्यामितीय विधि या इसको मोइबियान विधि भी दोस्तों कहा जाता है। मोइबियान विधि, इस विधि से इसने बागों का निर्माण कराया था। और इन बागों की जो सबसे महत्वपूर्ण जो खास बात थी वो ये थी कि इनमें पानी का तीव्र प्रवाह था। इनमें बिल्कुल मतलब पानी लगातार प्रवाहित होता रहता, पानी लगातार बहता रहता था इन आराम बाग या जिन्हें नूरे अफगान भी कहा जाता है। तो इनका निर्माण किसने कराया था? बाबर ने कराया था। सड़क मापने हेतु बाबर ने गज ए बाबरी नामक पैमाना शुरू किया था। एक महत्वपूर्ण कार्य था कि बाबर ने बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया था अपने शासनकाल में, जिसका वास्तुकार कौन था? मीर बांकी। और बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 ईस्वी में। इसको दफनाया जाता है आगरा में, लेकिन जैसे कि इसकी इच्छा थी कि उसका अंतिम शरीर काबुल में दफनाया जाए, लेकिन वो उस समय पूरी नहीं होती है। जब अकबर शासक बनता है तो अकबर इसकी अस्थियों को आगरा से काबुल ले जाता है और वहां पर दफना देता है। तो इस प्रकार से बाबर यहाँ पे भारत में मुगल वंश की स्थापना करता है। तो बाबर से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, वो मैंने आपको पूरी डिटेल्स में यहाँ पे बता दिए हैं। बाबर के बाद शासक बनेगा इसका पुत्र हुमायूं, क्योंकि अभी देखो सिर्फ स्थापना हुई है, नई नई स्थापना हुई है मुगल वंश की, लेकिन अभी ये स्टेबल नहीं हो पाया है मुगल वंश। तो इसको स्टेबल करने में हुमायूं क्या करता है, किस प्रकार से संघर्ष करता है और किस प्रकार से उसको अपने साम्राज्य से या उसको राज्य विहीन भी होना पड़ता है, और पुनः किस प्रकार से वो मुगल वंश की पुनः स्थापना करता है भारत में, और फिर किस प्रकार से अकबर शासक बनता है। ये सारा हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद करते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया, और लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है दोस्तों जरूर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।